नमस्कार। गृह विज्ञान के बीए भाग तृतीय होम साइंस के स्टूडेंट्स के लिए जो होम मैनेजमेंट यानी कि गृह प्रबंध का पेपर है, आज उसी से संबंधित एक प्रमुख जो इंट्रोडक्टरी सेशन है वो लेके आज मैं उपस्थित हूँ आपके बीच में। होम मैनेजमेंट यानी कि गृह प्रबंध, ये गृह विज्ञान का एक अभिन्न अंग है। जिस प्रकार से गृह विज्ञान के अनेक अंग हैं, अनेक ब्रांचेस हैं, फूड्स एंड न्यूट्रिशन यानी कि आहार और पोषण है, एक्सटेंशन एजुकेशन यानी कि प्रसार शिक्षा है। इसे भी आप फर्स्ट ईयर में दोनों चीज़ों को पढ़ चुके हैं। फर्स्ट ईयर में आपने एक्सटेंशन एजुकेशन प्रसार शिक्षा पढ़ा है, सेकंड ईयर में आपने फूड्स एंड न्यूट्रिशन पढ़ा है यानी कि आहार और पोषण पढ़ा है। इसके अतिरिक्त अब जब थर्ड ईयर में आ गए हैं तो दो प्रमुख पेपर हैं। एक है मानव विकास, जिसके बारे में हम कक्षाएं ले रहे हैं, उसके बारे में काफ़ी इंट्रोडक्टरी लेसन्स हमने पढ़े हैं, सीखे हैं और आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। दूसरा जो पेपर है वो है होम मैनेजमेंट का, जिसे कहते हैं गृह प्रबंध। तो आज जो हम बात करेंगे ये उसका एक इंट्रोडक्टरी सेशन है, जिसमें कि उसके बाद गृह प्रबंध से जुड़ी हुई जो प्रारंभिक जानकारी किसी भी गृह विज्ञान के स्टूडेंट को होनी चाहिए या किसी एक सामान्य व्यक्ति को भी होना चाहिए, क्योंकि गृह प्रबंध घर का प्रबंध, तो ये घर का प्रबंध केवल किसी औरत, लड़की या किसी एक परिवार के मेंबर तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि उसमें पुरुष की भी उतनी ही भागीदारी रहती है। तो प्रबंध एक मुख्य रूप से प्रबंध के अंतर्गत सभी संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल आ जाता है। तो आज हम गृह प्रबंध, घर के प्रबंधन से जुड़ी हुई कुछ अवधारणाओं को देखेंगे, उसके उद्देश्य को देखेंगे और मैं आशा करती हूँ कि इससे आपको ये कंसेप्ट समझ में आएगा, यानी कि ये जो पूरा आइडिया है गृह प्रबंध का, वो उसकी प्रारंभिक जानकारी आपको मिलेगी। तो एक एक करके हम कुछ बातें समझते हैं। सबसे पहले तो होम मैनेजमेंट क्या है। होम मैनेजमेंट यानी कि गृह प्रबंध, अभी मैंने आपसे बताया। तो प्रबंध में क्या होता है? प्रबंध हमेशा संसाधनों का किया जाता है और कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। हम जब जीवन में ये निर्धारित करते हैं कि हमें क्या प्राप्त करना है, क्या हमें पाना है, क्या हमारा लक्ष्य है, गोल बोलते हैं जिसे, उद्देश्य बोलते हैं अपने जीवन का, जब हम निर्धारित करते हैं तब हम तय कर पाएंगे कि अब उस रास्ते, उस मंजिल या उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें क्या रास्ता चुनना है। तो उसी प्रकार से होम मैनेजमेंट में भी हमें आयोजन करना पड़ेगा। जब संसाधन हमेशा हमारे पास सीमित होते हैं, कोई भी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपको संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी। मान लीजिए आपको किसी एग्जामिनेशन सेंटर पे एग्ज़ाम देने जाना है, तो फिर क्या होगा? आपको समय पे उठ के वहाँ पे परीक्षा देने के लिए अपने ज़रूरी कागज़ लेके पहुँचना पड़ेगा। अब परीक्षा शुरू हो रही है सुबह 9 बजे और आपको पहुँचना होता है वहाँ 8 बजे, 1 घंटा पहले, क्योंकि चेकिंग और उस प्रकार की और चीज़ें होती हैं, उन औपचारिकताओं को पूर्ण करना होता है। तो अब आप क्या करेंगे? यहीं पे प्लानिंग आ जाती है, यहीं पे मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन आ जाता है कि एक तो आप बदहवास से पहुंच रहे हैं, आपने समय का ध्यान नहीं रखा या मार्जिन नहीं रखा, आपको वहाँ कैसे जाना है, ऑटो से जाना है, रिक्शा से जाना है, पैदल जाना है, कई साधन हो सकते हैं। यानी कि ये उदाहरण में से मैं क्या समझाना चाह रही हूँ कि हमारे पास लक्ष्य तक पहुँचने के लिए कई साधन हैं। अब उसमें से चुनेगा कौन? चुनेंगे हम कि हमें कौन सा साधन उपयुक्त लगता है। हर साधन के हम प्लस और माइनस पॉइंट्स भी देखेंगे, जिसमें कि हम ये देखेंगे कि भाई कौन सा तरीका है जिसको अपनाने से हमें ज़्यादा लाभ होगा और हम समय पे परीक्षा देने के लिए पहुंच पाएंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपका लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अगर आप एग्ज़ाम टाइम पे देने के लिए नहीं पहुँचे तो फिर क्या होगा? आप एग्ज़ाम, या तो हो सकता है आपको एंट्री नहीं मिले, या हो सकता है आप इतने मिसमैनेज्ड होके गए कि आपको आता था सब लिखना, लेकिन वो शुरू की 10 मिनट आपके नर्वसनेस में ही निकल गए। तो इसकी वजह से कि आप क्या रास्ता अपनाते हैं
प्रोसेस को, उस मैनेजमेंट को आपने ठीक से नहीं किया, उसकी वजह से आपका लक्ष्य प्रभावित हो जाएगा। तो इसलिए होम मैनेजमेंट में ये कुछ ज़रूरी पॉइंट्स हैं, और अगर हम इसकी परिभाषा, इसके कंसेप्ट को हम समझेंगे तो हमें ये सब चीज़ें समझनी पड़ेंगी। एक एक करके मैं डिस्कस करती हूँ, इसको हम समझते हैं। सबसे पहले तो प्लानिंग। प्लानिंग यानी कि आयोजन। आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें आयोजन करने की आवश्यकता आपको पड़ती है। आयोजन के बिना काम शायद हो भी जाए, शायद नहीं भी हो, लेकिन उसके सफलता सुनिश्चित करने के लिए आयोजन करना आवश्यक है। अगर आप प्लानिंग नहीं करेंगे किसी भी काम के लिए तो फिर ये श्योरिटी नहीं है कि वो काम में आप सफल हो जाएंगे आगे, या जितना अच्छा आप करना चाहते थे परफॉर्मेंस, उतना ही बढ़िया परफॉर्मेंस आप कर पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से प्लानिंग, आयोजन एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व भी है गृह प्रबंध का, और कार्य में किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आयोजन करना बहुत आवश्यक है। दूसरी चीज़ क्या होती है? कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग यानी कि नियंत्रण। नियंत्रण होता है ना, जैसे कि आपके निरीक्षण में अगर आपका छोटा भाई, छोटी बहन या कोई भी परिवार का सदस्य अब आपसे छोटा ही काम करेगा, तभी आप उसका निरीक्षण कर रहे हैं, वो किसी कार्य को संपन्न कर रहा है। मान लीजिए छोटा आपका भाई बहन कोई भी अपना होमवर्क कर रहा है, और वो होमवर्क करते करते आप वहाँ बैठे हो और आप निरीक्षण कर रहे हैं, तो अगर वो कहीं कुछ गलत करने लगता है तो आप क्या करते हैं? आप उसे बताते हैं कि ये तरीका नहीं है, ये गलत है, आपने गलत कर दिया, और उसको सुधार करते हैं। यानी कि वो कार्य पूर्ण होने से पहले ही उसको, उसकी त्रुटियों को सुधार दिया। इसको कहते हैं समायोजन कर दिया आपने, यानी कि गलती को काम पूरा होने से पहले ही समायोजित करके ठीक कर दिया, उसको काम ठीक करवा दिया। इसी को कंट्रोलिंग कहते हैं। कंट्रोलिंग में मॉनिटरिंग यानी कि निरीक्षण भी आ जाता है, और निरीक्षण करने के उपरांत कार्य में त्रुटियों को सुधार कर समायोजित करना भी आ जाता है। दोनों ही चीज़ें हैं। अगर किचन से जुड़ा हुआ एक एग्जाम्पल बताऊं तो आपके घर में अगर कोई मेहमान आने वाले हैं, आप उनके लिए कुछ मेन्यू प्लानिंग करते हैं, यानी कि आप क्या उनको सर्व करेंगे डिशेस, वो आप प्लान करते हैं। और वो प्लान करने में आप क्या करते हैं? चीज़ें बनाते हैं उस हिसाब से। उसके लिए भी तो आपको प्लानिंग करनी पड़ती है, भाई क्या बनेगा मेन्यू में, वो मेन्यू डिसाइड आप करते हैं। उसके लिए फिर सामान लाया जाता है, सामान सब घर में उपलब्ध है, कुछ नहीं है तो और एक्स्ट्रा बाज़ार से मंगाया जाता है, और फिर उसको टाइमली कुकिंग करके आप खाना कंप्लीट करके वो मेन्यू उनको सर्व करते हैं। क्या आप खाना उसको बिना चखे ही सर्व कर देते हैं? हमेशा आपने देखा होगा घर में जो गृहिणी होती है, जो हम उसे कहेंगे गृह प्रबंधक, क्योंकि वो मैनेज कर रही है, सब चीज़ों का प्रबंधन कर रही है, तो वो क्या करती है? वो चख लेती है ज़रा सा, भाई चावल पका है कि नहीं पका है, सब्ज़ी में कुछ नमक या कुछ मसाला कम ज़्यादा है, तो वो उसको क्या करती है? फिर एडजस्ट कर देती है, समायोजित कर देती है, ठीक कर देती है। यानी कि जो एंड रिजल्ट है, वो जो डिश है वो मेहमानों के सामने सर्व की जाएगी तो वो डिश परफेक्ट होगी। उसमें ऐसा नहीं होगा कि नमक कम है या ये कच्चा है या वो पक्का है, तो वो अपनी तरफ से संतुष्ट होकर फिर उस डिश को आगे सर्व करती है। तो ये होता है कंट्रोल करना, निरीक्षण करना, और उसकी त्रुटियों को सुधार के उसी में समायोजित कर देना। अब तीसरा पॉइंट आप देख रहे हो, इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या होता है? मूल्यांकन होता है कि कोई भी काम हम करते हैं, बिल्कुल मूल्यांकन से तो आप परिचित ही हैं, जैसे कि आप पढ़ाई करते हैं पूरे साल, फिर आपके मूल्यांकन के लिए आपकी परीक्षा होती है, तो वो आंतरिक भी हो सकती है, बाहरी भी हो सकती है। आंतरिक मूल्यांकन कैसे हो सकता है कि भाई आप पढ़ाई करते हुए ही कुछ टेस्ट पेपर्स देते हैं, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बैंक, इस प्रकार की किताबें, प्रश्न पत्र सॉल्व करते हैं, ये देखने के लिए कि मैं कितना इसमें कहाँ स्टैंड करती हूँ या करता हूँ, और फिर कितने अंक मैं प्राप्त कर पाता हूँ। और दूसरी बात क्या होती है? ये तो हो गया आंतरिक, इंटरनल इवैल्यूएशन। और एक क्या होती है? बाहरी परीक्षण। क्या बाहरी मूल्यांकन कैसे हो सकता है? जिसमें कि विश्वविद्यालय आपकी परीक्षा ले रहा है, और फिर उसके आधार पे आपको अंक दिए जाते हैं, आपकी डिवीजन बनती है, तो ये मूल्यांकन है। कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी कार्य हमको करना है, लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, तो उसके लिए हमने उस कार्य तक हम कैसे पहुँचे, उस पूरी प्रक्रिया का मूल्यांकन भी अत्यंत आवश्यक है। अब एक चीज़ और, हम चौथा पॉइंट आप देखो,
प्रोसेस, प्रोसेस क्या होती है? प्रक्रिया। प्रक्रिया यानी कि जो चल रही है, लगातार निरंतरता में है, उसमें एक कंटिन्यूटी है, वो प्रोसेस होती है। तो जब आप प्रबंधन करते हैं तो प्रबंधन कोई स्टार्ट से एंड नहीं होता है। ये नहीं होता कि आप हमेशा, अगर आप जीवन में देखें कि हाँ आज मैंने शुरू किया और फिर बस अब दी एंड हो गया और आगे मुझे कहीं मैनेज करने की चीज़ों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ऐसा नहीं होता। ये एक प्रक्रिया है जो जब तक घर है तब तक प्रबंधन भी चलता रहेगा, जब तक मानव जीवन है तब तक प्रबंधन भी चलता रहेगा। तो ये निरंतर प्रक्रियाधीन होता है। अगला पॉइंट देखें, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि यूटिलाइजेशन उसका उपयोग, किसका? रिसोर्सेज यानी कि संसाधन। तो संसाधनों का उपयोग करना। तो हमारे पास संसाधन होते हैं और संसाधन हमेशा सीमित होते हैं। कोई ये नहीं कहेगा कि मेरे पास असीमित आय है। अगर असीमित भी होगी किसी की तो भी वो कहेगा नहीं मेरी आय सीमित है। तो कि उसे ये नहीं लगता कि संसाधन मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं। संसाधन में दोनों चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें कि मैन पावर और मटेरियल दोनों आता है। यानी कि मैन पावर यानी कि हमारा समय है, हमारा श्रम है, ये सब क्या है? ये भी एक एनर्जी रिसोर्स होता है। एनर्जी एक रिसोर्स है, संसाधन है। और मटेरियल यानी कि पैसा है, एसेट्स है, आपके पास एफडीज हैं या कोई बॉन्ड्स हैं, ये सब जो इनकम, मौद्रिक आय से तात्पर्य होता है, वो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं। ज़मीन है, प्लॉट है, ठीक है ना। तो ये दोनों ही संसाधन की श्रेणी में आता है। और अब हमें प्रबंधन में इन दोनों ही प्रकार के संसाधनों को सदुपयोग करना पड़ता है, यानी कि उनका यूटिलाइजेशन, प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना पड़ता है। और यहाँ पे जो अंतिम चीज़ लिखी है असल में वो सबसे महत्वपूर्ण और प्राइम मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्या है वो? फैमिली गोल्स, यानी कि पारिवारिक लक्ष्य। पारिवारिक लक्ष्य क्या होते हैं? यहाँ पे किसी एक व्यक्ति के जीवन से जुड़े हुए लक्ष्य की बात नहीं हो रही, बल्कि पूरे परिवार, उसमें परिवार का मुखिया भी शामिल है, मतलब वो पुरुष भी शामिल है, जो महिला है वो भी शामिल है, उनकी संतान है वो भी शामिल है, तो वो या दादा दादी हैं वो भी शामिल हैं। तो ये परिवार के सभी सदस्यों का किस प्रकार से उनके क्या लक्ष्य होते हैं, उनके जीवन के क्या उद्देश्य हैं, उसको देखते हुए प्लानिंग, मैनेजमेंट या प्रबंधन किया जाता है। तो ये कुछ मेन बातें थे कंसेप्ट से, जो कि हमें प्रबंध में सीखना आवश्यक है। ठीक है, अब आगे मैं इसकी परिभाषा के ऊपर और प्रकाश डालूंगी, उसके बारे में हम बात करते हैं, जो गृह प्रबंध की परिभाषा है उसके बारे में। गृह प्रबंध की परिभाषा, सबसे पहले ग्रॉस एंड क्रैंडल की परिभाषा हम देख लेते हैं कि क्या है। गृह प्रबंध एक ग्रॉस क्रैंडल वैज्ञानिक, जिन्होंने कि मैनेजमेंट से जुड़े हुए वैज्ञानिक, जिन्होंने ये परिभाषा दी है। इस परिभाषा को देखें, इसके कंटेंट्स में क्या क्या है। सबसे पहले तो गृह व्यवस्था या गृह प्रबंध मानसिक प्रक्रिया है जिसमें आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन के द्वारा तथा पारिवारिक संसाधनों के उचित उपयोग से पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है। जो हमने अभी 5-6 पॉइंट्स पढ़े, उन्हीं को एक परिभाषा के सार के रूप में बांध दिया गया है शब्दों में। क्या कहते हैं ग्रॉस एंड क्रैंडल कि ये एक मेंटल प्रोसेस है, एक मानसिक प्रक्रिया। हर कार्य के लिए आप कागज पेन और पेपर लेके नहीं बैठते कि हाँ मुझे एग्ज़ाम देने जाना है तो उसके बाद मैं इतने बजे उठूँगा, इतने बजे ये काम करूँगा, इतने बजे ऐसे मेरी एक्टिविटी रहेगी, इतने बजे नाश्ता करूँगा। नहीं नहीं, कुछ हमारी बॉडी क्लॉक है, कुछ हमारी मेंटल प्रोसेसेस चलती रहती हैं, हमारी मानसिक प्रक्रियाएं चलती रहती हैं और हम दिमाग में ही वो प्लानिंग कर लेते हैं। प्लानिंग तो करते हैं लेकिन प्रॉपर ऑन पेन और पेपर लेके नहीं भी करें तो मानसिक प्रक्रिया के रूप में हम उस कार्यक्रम को बनाते हैं, एक योजना को बनाते हैं। और उसके अंदर ये तीनों जो प्रबंध के स्टेप्स हैं उनको हम इंक्लूड करते हैं। क्या? आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन, प्लानिंग, कंट्रोल एंड इवैल्यूएशन। यानी कि हम अपने आप दिमाग में सोच लेते हैं, मतलब आप जो मैंने पहले आपको एग्जाम्पल बताया था, आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप क्या सोचेंगे
कि परीक्षा देने जाना है, अच्छा इतने बजे मुझे पहुंचना है, तो मैं पहले ही ऑटो वाले को बुक कर देती हूँ या कैब बुक कर देती हूँ, जिससे मेरे घर पे वो समय पे आ जाए और मेरे को परीक्षा केंद्र टाइम पे पहुंचा दे। तो वो आप पहले से प्लानिंग मार्जिन लेके चलते हैं। और भाई ट्रैफिक भी हो सकता है, मैं वहाँ फंस भी सकती हूँ ट्रैफिक में और मैं लेट भी हो सकती हूँ, तो आप उसका भी मार्जिन लेके चलते हो कि हाँ उतने समय का मार्जिन लिया कि अगर सड़क पे कहीं टाइम ज़्यादा भी लग गया ट्रैफिक की वजह से, तो भी एग्ज़ाम के लिए मैं वेल इन एडवांस पहले ही पहुंच जाऊं। ठीक है। और आप उन चीज़ों का, उन प्रायोरिटीज़ का, या प्रायोरिटीज़ क्या होती हैं, उन प्राथमिकताओं का मूल्यांकन भी कर लेते हैं। भाई क्या चीज़ ज़्यादा सही है मेरे, भाई आधे घंटे, मान लीजिए 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो अपने अपने पास स्कूटी है उससे चले जाएं, या नहीं कोई भैया छोड़ के आएंगे या पिताजी छोड़ के आएंगे, तो वो क्या है, ये आप उनके अलग अलग जो तरीके हैं आपको उस कार्य को पूर्ण करने के, उसकी तुलना कर रहे हो, उसको तोल रहे हो कि कौन सा तरीका ज़्यादा बेहतर है, उसको मैं इस्तेमाल करूं, जिससे आप संतुष्ट हो जाते हो, हाँ नहीं ये तरीका ही ज़्यादा बढ़िया है, तो आप उसको फॉलो करते हो, उसको अपना लेते हो। तो इस प्रकार से आप आयोजन करते हैं, नियंत्रण करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, और क्या करते हैं, पारिवारिक संसाधनों के उचित उपयोग करते हैं। आपके जितने भी संसाधन, चाहे वो श्रम है, आपकी एनर्जी है, आपकी ऊर्जा है, चाहे कोई कौशल है आपका, कोई भी प्रकार का मैन पावर रिसोर्स हो सकता है, प्लस एसेट मॉनेटरी रिसोर्स यानी कि मौद्रिक संसाधन भी हो सकते हैं, उनको आप उपयोग करते हैं ताकि आप पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकें। तो इस प्रकार से ये एक परिभाषा है। एक और परिभाषा जो प्रचलित है और समझनी भी चाहिए, वो है निकल एंड डॉर्सी की परिभाषा। अब इन्होंने क्या परिभाषा दी है देखिए आप, गृह व्यवस्था या प्रबंध एक ही चीज़ है, व्यवस्था ऑर्गेनाइजेशन। तो होम ऑर्गेनाइजेशन एक थोड़ी सी नैरो टर्म हो जाएगी, लेकिन नैरो मतलब थोड़ी संकीर्ण शब्दावली होगी, प्रबंधन थोड़ी सी विस्तृत रूप है उसका। तो गृह प्रबंधन क्या है, परिवार के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से परिवार के स्रोतों या संसाधनों के प्रयोग हेतु किया गया आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। यानी कि इसी बात को दूसरे तरीके से कह दिया है कि किस प्रकार से हम अपने पारिवारिक साधनों का उपयोग करेंगे अपने पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए। और इस प्रक्रिया के दौरान हमें इन तीनों तत्वों से, इन तीनों आयामों से गुजरना पड़ेगा, आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। यही पूरी प्रक्रिया क्या है, गृह प्रबंध, होम मैनेजमेंट है। तो इस प्रकार से ये होम मैनेजमेंट है। अभी होम मैनेजमेंट की दो और चीज़ें भी हमें उसके उद्देश्य भी देखने हैं। उद्देश्य हम देख लें सबसे पहले कि गृह प्रबंध क्या है। गृह प्रबंध सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है। गृह प्रबंध, अब सभी कौन है, सभी से तात्पर्य है परिवार के समस्त लोग, समस्त सदस्य, उनके लिए उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखना। ऐसा नहीं है अगर परिवार में जो व्यक्ति अर्न कर रहा है या परिवार में इनकम जनरेशन का काम कर रहा है, जैसे कि पुरुष हो सकता है परिवार में वो, तो केवल वो अपने फायदे, अपने प्राथमिकताओं और अपनी आवश्यकताओं का ध्यान रख ले और बाकी सदस्यों को इग्नोर कर दे, ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। इसलिए हमने किसी सदस्य की आवश्यकता नहीं बोला है, और किसी मेंबर के लिए नहीं, बल्कि सभी मेंबर्स की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यही पहला उद्देश्य है गृह प्रबंध का। फिर पारिवारिक आय का सही व्यय। अगर आप बजट नहीं बनाएंगे, आयोजन नहीं करेंगे, इनकम तो सीमित ही है हमेशा, और उस इनकम को किस प्रकार से आप बेटर यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए आपको एक कार्य योजना तो बनानी ही पड़ेगी कि सही रूप से खर्च कर सके। बिल्कुल ऐसे ही आपको उदाहरण के लिए मैं बताती हूँ, आपको 500 रुपये दिए गए और वो 500 रुपये दे के आपको कहा बाज़ार से आप अपनी पसंद की और आपको जो चाहिए वो आवश्यकता के हिसाब से चीज़ें ले आओ। अब आप क्या करेंगे, आप बाज़ार जाएंगे, तो अब आप पहले सोचेंगे कि इस 500 रुपये में क्या करूं।
500 रुपये में आप रेस्टोरेंट में जाके खाना भी खा सकते हो, कुछ अपनी पसंद का ड्रेस भी ले सकते हो, देख सकते हो। तो अब कई तरीके से आप खर्च कर सकते हो। आपकी ज़रूरत भी होगी, आपको कोई हो सकता है किताब खरीदनी हो, तो अब आप क्या करोगे? अब आप सोचोगे कि हाँ, मेरे पास तो ये 500 ही रुपए हैं, तो इसका मैं सदुपयोग कैसे करूँ? उसके लिए आपको जो पहले नंबर पे सबसे महत्वपूर्ण बात लगेगी, ज़रूरत लगेगी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही काम आप पहले करोगे, ठीक है ना? और जो कम उपयोगिता वाली चीज़ होगी, आपको लगेगा कि नहीं इसके बिना तो काम चल सकता है, उसके ऊपर आप खर्चा नहीं करोगे। तो इसलिए जब परिवार की आय की बात हो रही है तो वहाँ भी आय सीमित है, तो प्राथमिकताएं निर्धारित होती हैं और उसी के आधार पे फिर खर्चे किए जाते हैं, व्यय किया जाता है, ठीक है। और तीसरा उद्देश्य क्या है? तीसरा उद्देश्य है कि परिवार में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाएं। अब ये अगर किसी एक की आवश्यकताओं को तो आपने देख लिया और उसको पूर्ण कर दिया, जो गृहिणी है या जो प्रबंधक है, गृह प्रबंध करने वाला व्यक्ति है, और किसी एक को इग्नोर कर दिया, तो क्या होगा? एक असंतोष की भावना पनपेगी और परिवार में निश्चित रूप से एक तनाव उत्पन्न हो जाएगा। ऐसा हम नहीं चाहते। प्रबंध में हम क्या चाहते हैं कि बिल्कुल सब एक मिलके टीम भावना से काम करे। परिवार है तो परिवार में वो एक वी फीलिंग होती है, जो साथ रहने वाली लोगों के प्रति प्यार होना चाहिए, सौहार्दपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, वो वातावरण होना चाहिए, वो होना चाहिए। और ये तब भी हो सकता है जब सबके आवश्यकताओं का ख्याल रखा जाए और उनकी पूर्ति की जाए। पारिवारिक स्तर का निर्माण। स्तर क्या होता है? स्तर यानी कि स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड से क्या तात्पर्य है? यानी कि एक मानक जो बहुत सारी चीज़ों से निर्धारित होता है। वो आपकी आय से, परिवार की आय से, परिवार के पास कितने संसाधन हैं, या क्या पेशा है, नौकरी है, क्या व्यवसाय है, इन सब चीज़ों के आधार पे एक पैमाना डिसाइड होता है, एक स्तर निर्धारित होता है। हम कहते हैं ना, अगर आय के आधार पे निम्न आय वर्ग का है या मध्यम आय वर्ग का ये व्यक्ति है या उच्च आय वर्ग का ये व्यक्ति है, तो इसी प्रकार से स्तर, आप अलग अलग फैमिलीज में जाएंगे तो परिवारों में आपको स्तर, स्टैंडर्ड उनका अलग अलग दिखेगा। स्टैंडर्ड से तात्पर्य हर चीज़ में है। भाई खाना खा रहे हैं, किसी की थाली में 5 तरीके के पकवान होंगे और किसी की थाली में कोई एक दो चीज़ें, 3 दाल रोटी या सादी सब्जी होगी। किसी की थाली में और 50 तरीके के 56 भोग भी होंगे। ये क्या है? ये स्टैंडर्ड है। अब ये किससे निर्धारित हुआ? उनकी आय से भी निर्धारित हुआ, उनकी सोच से भी निर्धारित हुआ, जिस समाज में वो रहते हैं उससे भी निर्धारित हुआ, ठीक है। स्तर एक अपने आप में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, प्रबंध में हम पढ़ेंगे आगे। तो उस पारिवारिक स्तर के निर्माण के लिए भी ज़रूरी है गृह प्रबंध, और फिर हमारे पारिवारिक साधनों के सदुपयोग के लिए भी गृह प्रबंध ज़रूरी है। जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं परिवार में, उसका सही उपयोग हो जाए, इसे सुनिश्चित करने के लिए गृह प्रबंध आवश्यक है। और किस लिए आवश्यक है? परिवार के कौशल के विकास के लिए। परिवार के सब सदस्यों के अलग कुछ प्लस पॉइंट्स होते हैं, कुछ कमियां भी होती हैं, तो हमें क्या करना है? उन कमियों को सुधारना है और जो प्लस पॉइंट है या जो खूबियां हैं उनको और निखारना है। तो इस प्रकार से प्रबंध की प्रक्रिया में जब वो शामिल होते हैं तो कई काम करते हैं, उनके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है, उनके कौशल में भी वृद्धि होती है, और यही विकास हमारा उद्देश्य है। और क्या है? संतोष की, ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, इसको इग्नोर करिए प्लीज़। संतोष की भावना का विकास। संतोष की भावना यानी कि सेटिस्फैक्शन। कोई भी काम हम करते हैं, अल्टीमेटली व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव? क्या हमारा लक्ष्य होता है कि हमें वो करके अच्छा लगे। आप किसी की मदद करते हैं, आपको अच्छा लगता है, आपको संतोष होता है। आप अच्छा भोजन करते हैं, आपको स्वाद आता है, आपको संतोष मिलता है। आपके परिवार में आप बड़ों का कहना मानते हैं, उनको संतोष होता है, आपको भी अच्छा लगता है कि वो खुश हैं। तो परिवार में एक सभी सदस्यों में एक संतोष का भाव विकसित हो, ये प्रबंध का उद्देश्य है। तो आज ये प्रमुख बातें हमने की। कुछ एक धारणाएं भी हैं, बहुत ब्रीफली हम उनको और चर्चा कर लेते हैं एक बार।
धारणाएं हम कहेंगे कि ये सामान्य तौर पे कुछ कंसेप्ट के अंतर्गत होम मैनेजमेंट में आती हैं, और वो क्या है? कार्य को करना मात्र ही प्रबंध नहीं, यानी कि काम तो है, काम तो करने ही है, चाहे अगर गृहिणी के है तो उसको सफाई का काम करना है, या कुकिंग का, खाना बनाने का काम करना है, या फाइनेंस को मैनेज करने का, यानी कि जो महीने का बजट बनाया हुआ है उसको, उसके हिसाब से पैसा खर्चा हो, सब सामान आए, ये काम भी उससे करना है। लेकिन क्या सिर्फ कार्य को पूर्ण करना ही उद्देश्य है? नहीं, हमें उस कार्य को पूर्ण तो करना है, लेकिन साथ ही साथ सदस्यों का विकास भी करना है, उनमें सकारात्मक ऊर्जा भी भरनी है। ये बात बहुत आवश्यक है कि काम को घिसटते घिसटते भी पूरा किया जा सकता है, लेकिन आपके अंदर भाव क्या है उसको पूर्ण करने में? भाव सकारात्मक होना चाहिए। आप कोई भी काम करिए, अब मान लीजिए आपको कंप्यूटर का शौक नहीं है, या कंप्यूटर का एग्जाम्पल नहीं लेते हैं, हम कहते हैं ड्राइंग एंड पेंटिंग का शौक नहीं है आपको, और आपको ज़बरदस्ती ड्राइंग की क्लास में डलवा दिया जाए, तो क्या आप उतने इंटरेस्ट, उतनी रुचि से उस काम को सीखोगे? नहीं सीखोगे, क्योंकि आप पहले से आपने कुछ धारणा बना रखी है कि हाँ नहीं, मेरे को ये चीज़, ये एरिया अच्छा नहीं लगता, ये पसंद नहीं है मुझे ड्राइंग करना। तो फिर आप क्या करेंगे? आप उससे भागेंगे, उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करेंगे, कम से कम उससे रुचि लेके सीखेंगे तो नहीं। तो इसलिए प्रबंध में उस कार्य को केवल पूर्ण करना ही हमारा उद्देश्य नहीं है, बल्कि उस कार्य को पूर्ण करने की प्रक्रिया को अपने आप में एक सीखने की प्रक्रिया बनाना, जिसमें कि परिवार के सदस्यों का विकास हो, वो महत्वपूर्ण बात है। और साथ ही साथ हमारे जितने साधन है परिवार के, उनका सदुपयोग हो। व्यय, जो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है, यानी कि जो संसाधनों का व्यर्थ जाना है, उस प्रक्रिया को उस पे रोक लगाना, ये भी हमारी कोशिश होनी चाहिए। प्रबंध सिर्फ मुखिया तक ही सीमित नहीं है। आप सोचें कि केवल परिवार का जो मुखिया है वही प्रबंध करेगा, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि प्रबंध करने के लिए कई प्रक्रियाओं को अपनाना पड़ेगा, कई जिम्मेदारियों को बांटना पड़ेगा, कई उत्तरदायित्व देने पड़ेंगे, और इसके लिए परिवार के हर सदस्य का उसमें इन्वॉल्वमेंट, उसके अंदर जुड़ाव ज़रूरी है। तो केवल मुखिया नहीं करेगा, बल्कि परिवार के सभी सदस्य मिलकर प्रबंध की प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करेंगे। प्रशिक्षण से प्रबंधन का विकास संभव। अब ये दोनों चीज़ें हैं। कई होंगे कि आपने देखा, बच्चे खेलते हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली मतलब आप बिना किसी प्रयास के देख सकते हैं, आप पहचान कर सकते हो कि कुछ लीडर बन जाते हैं, उनके अंदर नेतृत्व के गुण होते हैं। यानी कि ये क्या है? ये इनबॉर्न मैनेजर्स हैं, उनके अंदर शुरू से ही ये आदत है, ये स्किल है, ये उनके अंदर खासियत है उनके व्यक्तित्व में कि वो अपने समूह में नेतृत्व कर लेते हैं। और कुछ लोग हैं जो नेतृत्व नहीं कर सकते। तो हम ये नहीं कह सकते कि प्रबंध केवल प्रशिक्षण से ही आ सकता है, दोनों ही चीज़ों से आ सकता है। प्रबंधक, एक अच्छा प्रबंधक जन्मजात भी हो सकता है, लेकिन प्रशिक्षण से उसके गुणों को और निखारा जा सकता है, या जो प्रबंध करना नहीं जानता वो भी प्रशिक्षण के द्वारा एक अच्छा प्रबंधक साबित हो सकता है। दोनों ही बातें संभव हैं। मात्र उद्देश्य की पूर्ति ही प्रबंध नहीं, बिल्कुल उसी प्रकार से कि भाई उद्देश्य अपने को लेना है, आपको अच्छे नंबर लाने हैं, बाय हुक और बाय क्रुक आप अच्छे नंबर लाने के लिए कुछ भी करो, नहीं। हमें सकारात्मक ऊर्जा को लगाते हुए एक सही राह चुननी है और फिर उस लक्ष्य को प्राप्त करना है। फिर पारिवारिक उद्देश्यों के प्रबंध सिर्फ मांग होने पर ही नहीं हो। कई बार क्या होता है, हम पहले से प्लानिंग नहीं कर पाते, हम फोर्स ही नहीं कर पाते। फोर्स ही यानी कि पहले से सोच नहीं पाते कि उस समय हमारी क्या आवश्यकता होगी, या बिल्कुल इसको हम एक एग्जाम्पल से लेते हैं। आप क्या करते हैं, अगले महीने के लिए क्या क्या आपको ज़रूरत होगी, आपकी मम्मी या पापा मिलके क्या करते हैं, लिस्ट बनाते हैं कि अच्छा राशन के लिए इतना, इसके लिए इतना, और बजट भी बनाते हैं। तो वो अपने आप कुछ प्लानिंग रखते हैं जिसमें कि अच्छा रसोई में जो परचून का सामान है उस पर इतना रुपया खर्च हो जाएगा, सब्जियों पे इतना हो जाएगा, दवाइयाँ आती हैं तो दवाइयों पे इतना हो जाएगा, फिर आने जाने के लिए ऑटो टैक्सी या साइकिल जो भी हो, स्कूटर हो, उस पर पेट्रोल का इतना हो जाएगा। तो आप क्या करते हो,
आप ये बजट बनाते हो। इस प्रकार से आप बांटते हो, अलग अलग स्टेप्स में नियोजन करते हो और एक कार्य योजना बनाते हो। अब वो पहले से ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुरंत आपकी मांग उठी और फिर अब आप उसके लिए योजना बनाने बैठे। आपको थोड़ा सा दीर्घकालीन कुछ प्लानिंग करनी होगी, आयोजन करना होगा, एक दीर्घवर्ती सोच रखनी होगी जिसमें कि आप सोच सकें कि हाँ आगे आने वाले 1 महीने में क्या ज़रूरत है। अब वो ऐसे फोर्स ही करते, तभी तो वो बजट बनाते हैं कि भाई इस महीने में ये राशन की लिस्ट है, इतना सामान हमें चाहिए होगा अपने परिवार के लिए, और अगर त्यौहार आ रहा है उसके हिसाब से उसकी मात्रा सामान की अपने आप बढ़ जाती है। वो अंदाज़ा लगा के, अनुमान लगा के उसको कर लेते हैं। तो पारिवारिक उद्देश्यों के प्रबंध सिर्फ मांग होने पे नहीं होना चाहिए। मांग को आप पहले से सोच लें, समझ लें और उसके लिए प्लानिंग आपकी पहले से ही हो। ये नहीं होना चाहिए कि आप चाय बनाने चले और पता लगा जी डब्बे में चीनी नहीं है, तो ये प्लानिंग नहीं है, ये प्रबंधन नहीं है। दैट मीन्स आपका प्रबंधन कमज़ोर है। बात यह है कि आपको क्या चीज़ों की आवश्यकता है, किन कार्यों को पूर्ण करना है, उसके लिए आप पहले से ही प्लानिंग करके वो सामान ले आते हैं और आपका वो कार्य ठीक से, सुगमता से चलता रहता है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने गृह विज्ञान के जो गृह प्रबंध एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको देखा, समझा, जाना, उसकी परिभाषा को समझा, उसके अवयवों को समझा, कुछ प्रमुख उद्देश्यों को समझा और उसकी परिभाषाओं को समझा। तो इस प्रकार से गृह प्रबंध क्या है? पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति है, जिस प्रक्रिया के अंतर्गत हम पारिवारिक संसाधनों का सदुपयोग करते हैं, और ये एक मानसिक प्रक्रिया है। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये लेक्चर आपके लिए लाभान्वित रहा होगा। आप सब इससे, और साथ ही साथ जो PDF नोट्स आपको दिए गए हैं उसको अध्ययन कीजिए और फिर इन चीज़ों से आप लाभान्वित होइए। इससे संबंधित प्रश्न होते हैं तो WhatsApp समूह में आप पूछिए। अब इसी टॉपिक से संबंधित आपको असाइनमेंट दिया जाएगा, कार्य दिया जाएगा जिसे आपको पूर्ण करना है। धन्यवाद।